हेलो, वेलकम बैक टू वेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जिस समय में वीडियो देख रहे हैं उनके लिए वो चीज़। आज मैं इलेक्ट्रिकल मशीन 2 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल मशीन 2 जो आपका स्पेशली AKU 4th सेमेस्टर के लिए पढ़ना है, 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। ये आपका 4th सेमेस्टर में आपका है, 4th सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मशीन 2। ये भी सब्जेक्ट जो है आपका 4 क्रेडिट का है। इसमें हम बताए थे आपका मॉड्यूल 3 जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सबसे पहले उसी का शुरुआत करता हूँ, मॉड्यूल 3 का। तो मॉड्यूल 3 में है आपका इंडक्शन मशीन। क्या है आपका? इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन। तो इंडक्शन मशीन को हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या है सर इंडक्शन मशीन? तो आप देखिए हमारा क्या है इंडक्शन मशीन। जैसे मशीन जब जब संबोधित करते हैं तब तब मोटर जनरेटर दोनों का संबोधन होता है। जैसे कि बात करें डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों को कंबाइनली अगर हम बात करेंगे तो उसको बोलेंगे डीसी मशीन। तो डीसी मशीन बोल रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ डीसी मोटर भी है, डीसी जनरेटर भी है। इस तरह से इंडक्शन मशीन का अगर हम बात करेंगे तो इसका ये मतलब हुआ कि इंडक्शन मोटर भी है, साथ ही साथ इंडक्शन जनरेटर भी है। क्यों ऐसा बोलते हैं इंडक्शन मशीन? क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाइज मोटर और जनरेटर में कोई अंतर नहीं रहता है। सेम मशीन रन एज मोटर एंड सेम मशीन रन एज मोटर, दैट्स वाई कंबाइनली कॉल्ड एज द मशीन। यानी कि दोनों के बनावट में कोई अंतर नहीं होता है। किसका बनावट सर? मोटर तथा जनरेटर का। यही डीसी का भी बात करेंगे तो डीसी मोटर जनरेटर के भी बनावट में अंतर नहीं है। इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर का भी बनावट में अंतर नहीं है। सिंक्रोनस आगे पढ़ेंगे तो सिंक्रोनस का भी मोटर जनरेटर के बनावट में अंतर नहीं है। तो यहाँ पर जो मेनली अगर हम बात करेंगे इंडक्शन मशीन में, इंडक्शन जनरेटर बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन मेनली रूप से आपको पढ़ना क्या है? इंडक्शन मोटर। क्या पढ़ना है? इंडक्शन मोटर। तो इसमें हम लोग इंडक्शन मशीन के तहत हम लोग मेनली रूप से बात करेंगे किसका? इंडक्शन मोटर का हम लोग बात करेंगे। इस चैप्टर में जो हम लोग मेनली बात करने जा रहे हैं, किसका बात करने जा रहे हैं? इंडक्शन मोटर। किसका? इंडक्शन मोटर। ये जो इंडक्शन मोटर है, ये जो इंडक्शन मोटर है, कब हम बोलेंगे इंडक्शन मोटर, कब हम बोलेंगे इंडक्शन जनरेटर? तो जो हमारा जैसे कि डीसी में था वैसे इसमें भी क्या स्टेटर पार्ट होगा, रोटर पार्ट होगा। रोटर किसको बोलते हैं? जो रोटेटिंग पार्ट होगा। स्टेटर किसको बोलते हैं? जो स्टेशनरी पार्ट है। हम एक जगह स्थिर रहेंगे। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या है बताइए? स्टेशनरी रहता है। तो क्या हो गया? वो स्टेशनरी है। जो घूमने वाला होगा तो क्या होगा? रोटेटिंग पार्ट होगा। तो ये जो इंडक्शन मशीन है या इंडक्शन मोटर है, इसमें क्या स्टेटर पार्ट भी है, साथ ही साथ क्या है बताइए? रोटर पार्ट भी है, दोनों है। यानी कि इंडक्शन मोटर हैव स्टेटर पार्ट, स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर तथा रोटर दोनों होगा। सबसे पहले हम लोग मोटर बोलेंगे किसको? आप पढ़े होंगे पिछले सेमेस्टर में। तो मोटर हम बोलेंगे किसको बताइए? तो मोटर वह है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले को बोलते हैं मोटर, और जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? जनरेटर। यानी कि कन्वर्सन होगा। ऐसा नहीं कि कोई स्पीच में भी सुने होंगे कि आलू डालोगे तो सोना निकलेगा, आलू डालोगे तो सोना निकलेगा। वैसा नहीं है। मोटर में भाई आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो मैकेनिकल निकलेगा, आलू डालोगे तो सोना नहीं निकलेगा। वो दूसरा का स्टेटमेंट है। चलिए लीव इट। तो अब हमारा इंडक्शन मोटर वह मोटर है, यह मशीन जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है बताइए? मैकेनिकल एनर्जी में। वो भी क्या? एट डिफरेंट वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। यानी कि इसका स्पीड जो होता है कांस्टेंट नहीं होता है। यानी कि वेरिएबल फ्रिक्वेंसी भी होगा। स्पीड अगर वेरिएबल होगा तो फ्रिक्वेंसी भी क्या होगा बताइए? वेरिएबल होगा। यानी कि द मशीन which convert electrical energy into mechanical energy at variable speed and frequency is called इंडक्शन मोटर। डीसी मोटर क्या था बताओ? डीसी मोटर में हम लोग डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते थे कांस्टेंट, तो मैकेनिकल एनर्जी बदलता था। इसमें क्या है? ये जो वेरिएबल स्पीड भी हम लोग अगर चलाएंगे इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या होगा? कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट
अगर बात करें सिंक्रोनस मोटर, अगला चैप्टर में बात करेंगे, तो क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट स्पीड में घूमता है। तो एक टर्म है यहाँ पर आपका सिंक्रोनस स्पीड, वही टर्म को लेकर के हम लोग बहुत सारा डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो एक है टर्म आपका सिंक्रोनस मशीन, क्या है बताइए, सिंक्रोनस मशीन, मशीन नहीं, अभी स्पीड का बात करते हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड जो एक फिक्स स्पीड है जिस पे रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, घूमता है। यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है 3 फेज सप्लाई देने के बाद, वो कैसा नेचर का होता है, रिवॉल्विंग नेचर का होता है, जो कि घूमता है, जो कि आरएमएफ के लिए एक स्पेशल लेक्चर हम बनाएंगे आगे, जो कि आगे के लेक्चर में आपको मिलेगा। तो ये जो है से आपका सिंक्रोनस स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड है। यह क्या है बताइए, इट इज ए कांस्टेंट स्पीड, क्या है बताइए, कांस्टेंट स्पीड, स्पीड at which revolving magnetic field rotate। यह वह स्पीड है जिस पे रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है बताइए, रोटेट करता है। यानी कि आरएमएफ जो होता है से क्या करता है बताइए, घूमता है। रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अब देखिए हमारा सिंक्रोनस स्पीड का एक फार्मूला भी होता है, NS बराबर 120F/P, जहाँ पर NS जो है सिंक्रोनस स्पीड है। इस NS को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। NS इक्वल टू 120F/P, जहाँ F जो है क्या है, फ्रिक्वेंसी है, P जो है क्या है, पोल है। वेयर F जो है क्या बताइए, फ्रिक्वेंसी है, F इज द फ्रिक्वेंसी, और P जो है क्या बताइए, पोल है। एक जो है आपका फ्रिक्वेंसी है F, और P जो है क्या बताइए, पोल है। तो F इज द फ्रिक्वेंसी, P द पोल। तो इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मोटर स्पेशली हम बात कर रहे हैं। तो इंडक्शन मोटर क्या है, वह मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, वो भी क्या, एट वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। वेरिएबल फ्रिक्वेंसी कहने का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको अगर हमारा वेरिएबल फ्रिक्वेंसी भी मिलेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका स्पीड चेंज हो सकता है, लेकिन सिंक्रोनस का स्पीड चेंज ऑलवेज उस सिंक्रोनस स्पीड पर ही घूमता है, उसका स्पीड चेंज नहीं हो सकता। यहाँ से एक पॉइंट मिला, इंडक्शन मशीन को हम लोग वेरिएबल स्पीड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि सिंक्रोनस मोटर आगे पढ़ेंगे तो उसको हम लोग वेरिएबल स्पीड के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इंडक्शन मोटर कब होगा, इंडक्शन जनरेटर कब होगा, स्पीड के हिसाब से। तो हम लोग सिंक्रोनस स्पीड जाने कि सिंक्रोनस स्पीड कौन सा स्पीड है, वह स्पीड है जिसपे कि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, घूमता है। रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड पर घूमता है उसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। अब देखिए, ध्यान दीजिए, आगे की बात को करते हैं हम। अब देखिए, अगर ऐसा हो जाए, रोटर है तो घूमेगा ही, जैसे कि स्टेटर पार्ट है, स्टेशनरी है, ये रोटर है, तीर को तो घूमेगा, बीच में एयर गैप होना ही चाहिए। जब तक एयर गैप नहीं होगा तो घुमा दीजिएगा, नहीं ना घूमेगा। तो घूमने के लिए क्या चाहिए, एयर गैप चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज ये घूमेगा नहीं, ठीक है। यानी कि बिना एयर गैप के नहीं घूमेगा। यानी कि स्टेटर स्टेशनरी है, रोटर रोटेटिंग है, लेकिन रोटेट कब करेगा, जब बीच में क्या होगा, एयर गैप होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा दो कपल कब बनता है बताइए, जोड़ा, जब बीच में पैसा आएगा तभी ना बनेगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जस्ट जोकिंग। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि अगर हमारा ये रोटर है, ये मान लो कि रोटर है, रोटर क्या है, घूमने वाला, बीच में क्या होगा, छोटा सा एयर गैप होगा, फिर क्या होगा बताइए, स्टेटर होगा। ये स्टेटर जो होता है कैसा होता है बताइए, स्टेशनरी होता है। स्टेटर क्या होता है बताइए, ये जो है स्टेटर पार्ट जो होता है स्टेशनरी होता है। स्टेटर जो होता है, स्टेटर इज स्टेशनरी पार्ट, ठीक है। स्टेटर इज स्टेशनरी पार्ट। स्टेटर क्या है, इट इज स्टेशनरी पार्ट ऑफ मशीन। ये मशीन का स्टेशनरी पार्ट है, यानी कि घूमने वाला पार्ट नहीं है, घूमने वाला हिस्सा नहीं है, यह जो है स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन है। लेकिन अगर हम रोटर का बात करें तो रोटर जो है क्या बताइए, रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन है। ये जो रोटर है, रोटर जो है, रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन। ये जो है रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन है।
स्टेटर क्या है बताइए, स्टेशनरी पार्ट ऑफ मशीन है। रोटर क्या है बताइए, रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन है। मान लिया जाए कि एयर गैप में ये आपका फील्ड जो घूम रहा है NS स्पीड से घूम रहा है, जबकि रोटरवा का स्पीड कितना है, NR है। हम लोग मान लिया जाए हमने माना NR रोटर स्पीड है। NR क्या है बताइए, रोटर स्पीड है। और NS क्या है बताइए, इसको मान लिया जाए सिंक्रोनस स्पीड है। कौन सा स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड है, जिस पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है। अब हम बात करते हैं एक हमारा, यदि हमारा इफ NR लेस देन NS हो जाए। NR लेस देन NS मतलब रोटर का स्पीड इस सिंक्रोनस स्पीड से क्या हो, कम स्पीड हो। यदि रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से क्या हो, कम हो। इफ रोटर स्पीड इज लेस देन, क्या बोलो बच्चों, सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा, लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि दैट इज NR लेस देन NS। यदि NR लेस देन NS होगा तब ये जो इंडक्शन मशीन है ऑपरेट एज इंडक्शन मोटर, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड मान लिया कि NS से घूम रहा है और रोटरवा का स्पीड इससे थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, तो इंडक्शन मोटर जैसा। देन इट बिहेव्स एज कैसा, इंडक्शन मोटर कैसा बिहेव होगा बताओ, इंडक्शन मोटर जैसा बिहेव होगा। कब, जब रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से क्या होगा, कम होगा, तब इसका बिहेवियर जो होगा से कैसा होगा, इंडक्शन मोटर जैसा होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाए, इफ रोटर स्पीड इज ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड, ये रोटर स्पीड इज ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज NR ग्रेटर देन क्या होगा, NS, देन इट इज ऑपरेट एज बिहेव नहीं, ऑपरेट एज इंडक्शन जनरेटर। अब देखिए हम मान लो कि रोटर है नहीं, बस मान लेना यार कि हम रोटर है। और ये जो मान लीजिए कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड NS से घूम रहा है, अगर हम इस NS से कम घूमेंगे तो कैसे बिहेव करेंगे, इंडक्शन मोटर। लेकिन अगर इसका स्पीड NS है, अगर हम इससे ज़्यादा स्पीड से घूमने लगे तो कैसा बिहेवियर होगा मेरा, इंडक्शन जनरेटर। यानी हमारा बनावट में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, हमारा कंस्ट्रक्शन में चेंजिंग नहीं आ रहा है, लेकिन स्पीड में चेंजिंग होने से हम मोटर और जनरेटर जैसा बिहेवियर करने लग रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आगे के क्लास में क्लियर होगा, आगे क्लास में और डिटेल में हम लोग जाएंगे। अभी बस इंट्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं, तो ये इंट्रोडक्शन में ही सारा चीज़ क्लियर करते जा रहे हैं। और हम एक चीज़ और बताते हैं, हम ऐसे पढ़ाने वाले हैं जो कि ये मान के चलते हैं कि आप कुछ नहीं जान रहे हैं, आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। आपका सेमेस्टर में तो अच्छा मार्क्स आएगा ही आएगा, कम्पिटिटिव एग्जाम में, गेट का एग्जाम में, ISC के ESC के एग्जाम में, हर एग्जाम में आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज जो है से बहुत ही ज़बरदस्त है। और इलेक्ट्रिकल बोला जाता है कि रीढ़ की हड्डी है यार, यानी कि इलेक्ट्रिकल में आपका रीढ़ की हड्डी में आपका मशीन ही सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, और मशीन को कंसेप्चुअल सब्जेक्ट माना जाता है। और मशीन को मैं इस तरीके से घुमा के आपको पढ़ा रहा हूँ कि हार्ड लगेगा ही नहीं, लगेगा कि खिलौना है, और खिलौना से आप खेलते रहिए, इंडक्शन मोटर से खेलते रहिए, सिंक्रोनस मोटर से खेलते रहिए, यानी कि कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट फुल्ली डिपेंड्स अपॉन द टीचर, कैसे आप समझ रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो ये सब्जेक्ट मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगा और बाकी और सब्जेक्ट से बिल्कुल अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको टफ आप कभी नहीं मानिएगा, जब तक हम हैं तब तक टफ नहीं मानना। डोंट फियर बिकॉज विकास सर इज हियर, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो चलो अब हम लोग एक चीज़ देखें, क्या है, NR लेस देन NS है, रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम है तो कैसा बिहेवियर है, इंडक्शन मोटर। अगर रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा है तो कैसा बिहेवियर है, इंडक्शन जनरेटर। लेकिन ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए बताओ, इफ रोटर का जो स्पीड है, रोटर स्पीड इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड, कैसा हो जाए, सिंक्रोनस स्पीड का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज क्या होगा,
दैट इज क्या होगा बताइए, NR इक्वल टू NS, यानी कि रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए, तब क्या होगा, इट नाइदर ऑपरेट एज मोटर नॉर ऑपरेट एज जनरेटर। ना तो ये मोटर जैसा बिहेव होगा, ना ही क्या होगा, जनरेटर जैसा बिहेव होगा। देन इट नाइदर ऑपरेट एज जनरेटर, नाइदर जो ऑपरेट एज इंडक्शन जनरेटर, नॉर ऑपरेट एज इंडक्शन मोटर। ये नहीं तो इंडक्शन जनरेटर जैसा बिहेव करेगा और ना ही इंडक्शन मोटर जैसा बिहेव करेगा। इट नाइदर ऑपरेट एज इंडक्शन मोटर नॉर ऑपरेट एज इंडक्शन जनरेटर। तो ये दोनों में से कुछ नहीं होगा। आखिर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पीछे भी लॉजिक है। वाइट नोट वर्क एज मोटर और जनरेटर, क्योंकि देखो आप तो पढ़े होंगे फैराडे के नियम। क्या पढ़े होंगे फैराडे के नियम बताइए, कि जब कोई कंडक्टर फ्लक्स को काटती है या उसमें फ्लक्स का चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, EMF इंड्यूस्ड होता है। आप ही बताइए, जब हमारा एक कंडक्टर रुका हुआ रहेगा और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तब भी EMF इंड्यूस्ड होगा। ये चलते रहेगा, ये भी चलते रहेगा, इससे कम होगा तब भी दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो NS से घूम रहा है, रोटर का स्पीड इससे कम होगा तब भी क्या होगा, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा। जैसे यार देख लो ना, एक गाड़ी चल रहा है 70 के स्पीड में और दूसरा चल रहा है 60 के स्पीड में, तो दोनों के बीच डिफरेंस है ना 10 का, एक पीछे होते जाएगा ना, तो क्या होगा, रिलेटिव मोशन हुआ ना। तो जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो फ्लक्स का कटिंग होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, अगर मोटर की अगर बात करें तो रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से क्या होगा, कम होगा तो फ्लक्स कटेगा तो EMF जनरेट होगा, EMF जनरेट होगा तो फिर एनर्जी कन्वर्सन होगा या बैक EMF का काम करेगा। अब देखिए जनरेटर का केस में बात करेंगे तो जनरेटर केस में क्या है बताइए, ये रोटरवा का स्पीड क्या है बताइए, ज़्यादा है। रोटर स्पीड क्या है बताइए, ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, तो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा है। और जब सिंक्रोनस स्पीड से रोटर स्पीड ज़्यादा होगा तो क्या होगा बताइए, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा। और रिलेटिव मोशन होगा तो बताओ क्या होगा, EMF उत्पन्न होगा, EMF जनरेट करेगा अकॉर्डिंग टू द माइकल फैराडे के कारण क्या होगा, EMF जनरेट होगा। अब देखो क्या होगा, अब हमारा तीसरा केस लेते हैं कि अगर हमारा रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड दोनों बराबर होगा तो दोनों आमने सामने, कोई फ्लक्स काटेगा ही नहीं, फ्लक्स नहीं कट करेगा। और जब फ्लक्स कट नहीं करेगा तो क्या EMF इंड्यूस्ड होगा, नहीं ना होगा यार EMF इंड्यूस्ड। यानी EMF इंड्यूस्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, ये हमारा फ्लक्स को काटना चाहिए, और जब तक फ्लक्स नहीं कट करेगा तब तक EMF इंड्यूस्ड नहीं होगा। इसमें EMF ही नहीं इंड्यूस्ड होगा। जब हमारा रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा तब EMF इंड्यूस्ड नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या होगा बताइए, ये ना तो मोटर जैसा बिहेव होगा, नहीं तो जनरेटर जैसा बिहेव होगा। तो यानी कि ये बताइए नहीं ऑपरेट करेगा, कोई मशीन जैसा नहीं चलेगा। यानी कि हम लोग एक कंक्लूजन यहाँ पर निकाल रहे हैं, क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि इंडक्शन जो मोटर है कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं कर सकता है, इसीलिए इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। एसिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनस नहीं मतलब कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर घूम नहीं सकता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस मोटर। यानी कि अगर हम बात करें कि इंडक्शन मोटर जो है कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं घूम सकता। ये दोनों का स्पीड कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। अगर बराबर होगा तो दोनों के बीच क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड ही नहीं होगा, तो मोटर जनरेटर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। यानी कि चूंकि सिंस ये जो इंडक्शन मोटर है, सिंस इंडक्शन मोटर नेवर ऑपरेट, सिंस इंडक्शन मोटर नेवर ऑपरेट इंडक्शन मोटर नेवर ऑपरेट एट कहाँ पर बताइए, एट सिंक्रोनस स्पीड। सो इट इज also called as क्या बोलेंगे, कभी भी ऑपरेट नहीं करेगा। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिंक्रोनस, क्या बोलेंगे, एसिंक्रोनस मोटर।
चूंकि ये कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं कर सकता, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिंक्रोनस मोटर इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब देखिए हमारा एक चीज़ और बात करते हैं, एक और बात है, क्या एक और बात है, देखिए कि ये जो है इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर दोनों के बीच कंस्ट्रक्शन डिफरेंस नहीं है, दोनों के बीच कंस्ट्रक्शन डिफरेंस नहीं है, यानी कि सेम मशीन रन एज मोटर एंड सेम मशीन रन एज जनरेटर, दैट्स व्हाई कंबाइनली कॉल्ड एज इंडक्शन मशीन। ठीक है, देयर इज नो एनी कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस बिटवीन किसके बीच, कंस्ट्रक्शन डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन मोटर एंड इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर के बीच में कोई कंस्ट्रक्शन डिफरेंस, देयर इज नो एनी कंस्ट्रक्शन डिफरेंस बिटवीन द इंडक्शन मोटर एंड इंडक्शन जनरेटर, सो इट इज combinedly called as इंडक्शन मशीन क्यों बोलेंगे, क्योंकि कोई कंस्ट्रक्शन डिफरेंस है ही नहीं यार, जो मोटर का बनावट है वही क्या है बताइए, जनरेटर का बनावट है, सेम मशीन रन एज मोटर एंड सेम मशीन रन एज जनरेटर, यानी कि उसको मोटर भी बोल सकते हैं, उसको जनरेटर भी बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी आप ही का कोई बॉयज का ले रहे हैं, तो कोई बॉयज का ले रहे हैं, किसी गर्ल्स का भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए कि बॉयज है तो हम किसी का बेटा भी हैं, हम किसी का पति भी हैं, हम किसी का फ्रेंड भी हैं, तो हम एक ही हैं लेकिन डिफरेंट के लिए डिफरेंट है। तो ये मशीन का कंस्ट्रक्शन भी वही है, सेम ही मशीन है लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेवियर है। यानी कि अगर हमारा रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम है तो मोटर, और ये रोटरवा का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से जा रहा है तो क्या, जनरेटर। चूंकि सेम मशीन रन एज मोटर एंड सेम मशीन रन एज जनरेटर, सो इट इज कंबाइनली कॉल्ड एज द इंडक्शन मशीन। अगर कम होगा तो मोटर। ये हमारा माइकल फैराडे बोलते हैं कि जब चेंज इन फ्लक्स होगा तभी EMF इंड्यूस्ड होगा। ये माइकल फैराडे क्यों आ गए यार, माइकल फैराडे देखिए यही आके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को टफ कर दिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को बना दिए। अगर माइकल फैराडे नहीं रहते तो क्या EMF इंड्यूस्ड होता, EMF नहीं इंड्यूस्ड होता तो क्या बिजली होती, और EMF अगर इंड्यूस्ड नहीं होता, माइकल फैराडे नहीं होती, बिजली नहीं होते तो क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता, नहीं ना होता। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है किसके कारण, तो माइकल फैराडे के कारण। दैट्स वाई माइकल फैराडे इज द फादर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्यों, क्योंकि माइकल फैराडे के कारण ही सब कुछ है। और अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं होता तो बताइए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उतना बड़ा बड़ा काम कर पाते, लेथ मशीन, CNC मशीन ये सब चल पाता बिना इलेक्ट्रिसिटी का। यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कारण क्या है, अधूरा है। अगर ये नहीं रहता तो भी अधूरा होता। क्या सिविल में उतना बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बना पाते, नहीं ना बना पाते। क्रेन से चढ़ता नहीं ऊपर तक, उतना सीमेंट वालों कितना लेबर कॉस्ट करते रहते हैं। यानी कि बहुत चीज़ संभव नहीं था। सिविल इंजीनियरिंग भी अधूरा रह जाता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं रहता तो। अब कंप्यूटर क्या होता बताइए, कंप्यूटर तो एक डब्बा रहता, खिलौना रहता, उसमें बिजली नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगा। तो कंप्यूटर क्या रहता, डब्बा रहता। जावा क्या रहता, हवा रहता। यानी कि कुछ नहीं होता यार, ऑल ड्यू टू द माइकल फैराडे। दैट्स वाई माइकल फैराडे को आपका फादर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोला जाता है। तो आप लोग सब जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कम से कम फादर्स को आपके घर में फोटो तो जरूर होना चाहिए यार। फोटो जरूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए माइकल फैराडे का, बताओ। बस जरूर होना चाहिए। जैसे आरती हनुमान जी का गाते हैं, वैसे ये आपका माइकल फैराडे का वाक्य गा सकते हैं। ओम जय माइकल फैराडे, ओम जय माइकल फैराडे, करते रहिए। तो क्या होगा बताइए, थोड़ा आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपना भगवान को तो पूजा कीजिएगा ना। भगवान क्या है, आदमी है। राम क्या है बताइए, आदमी ही थे ना, उनको पूजा करते हैं ना। हनुमान भी तो एक जीव ही थे, उनको पूजा करते हैं ना। तो माइकल फैराडे के कारण ही तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उनको तो पूजा करना बनता है यार। समझ गए बात को। चलिए, तो हम लोग देख चुके हैं कि ये आपका इंडक्शन मशीन है, यानी कि सेम मशीन कंस्ट्रक्शन वाइज क्या है, डिफर नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? नोट डाउन कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग कुछ और बात करेंगे।
ये जो इंडक्शन मोटर है, आप ट्रांसफार्मर तो पढ़े ही होंगे, तो ट्रांसफार्मर से इसका नेचर बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट थोड़ा सा अंतर, उसका फेजर डायग्राम, इसका फेजर डायग्राम लगभग मिलता जुलता है, थोड़ा सा का अंतर है, बहुत सारा बनावट में भी कुछ कुछ मिलता जुलता है। तो ये हमारा इससे कुछ न कुछ सिमिलरिटी भी ट्रांसफार्मर से है। तो हम लोग ट्रांसफार्मर से अगर इसको कंपेयर कर दें तो आधा काम इंडक्शन मोटर का खत्म हो गया, आधा काम खत्म हो गया। तो देखते हैं कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है। तो अगला हमारा हेडिंग होगा सिमिलरिटी बिटवीन ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मोटर। सिमिलरिटी बिटवीन ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मोटर, ये दोनों के बीच क्या सिमिलरिटी है, क्या समानताएं हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आखिर क्या है भाई, क्या सिमिलर है दोनों में, थोड़ा तो हमें भी तो बता दो कि क्या सिमिलर है। चलो, सबसे पहला जो सिमिलरिटी है इसमें, सबसे पहला सिमिलरिटी है दोनों के पास दो वाइंडिंग होते हैं। जैसे कि देख लो, ये जो हो गया से ट्रांसफार्मर, ये जो हो गया से ट्रांसफार्मर, ऐसा ही है ना। ये जो है से इंडक्शन मोटर का मान लो कि रोटर है और ये एयर गैप है, ये वाला क्या है बताओ, स्टेटर है। तो सबसे पहला देखो हमारा सामान्यता, ये दोनों के पास दो दो वाइंडिंग होता है। इसका देखो ये वाला प्राइमरी वाइंडिंग है, इधर सेकेंडरी वाइंडिंग है। जिधर सप्लाई देते हैं वो प्राइमरी होता है, जिधर लोड कनेक्टेड होता है वो सेकेंडरी होता है। इसका स्टेटर वाइंडिंग है, इधर में मान लो कि इसका क्या है, रोटर वाइंडिंग है। तो इसके साथ ये होता है RYB फेज सीक्वेंस, इसमें भी RYB फेज सीक्वेंस होता है ऐसा। अब देखो हमारा दोनों के पास दो वाइंडिंग है, इसका नाम बट है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें वाइंडिंग का नाम है स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग। तो पहला सामान्यता यह है, एकदम कंपेयर करते चलेंगे तो हमारा आधा काम आसान हो जाएगा यदि आप ट्रांसफार्मर अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। बाकी तो आप जानते ही होंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, अगर नहीं जानते हैं तो ट्रांसफार्मर का भी वीडियो लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल है, पिछले सेमेस्टर में जो पढ़े होंगे उसका, थर्ड सेमेस्टर के लिए। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, और जूनियर को भी सजेस्ट करना है। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, ये बोथ हैव टू वाइंडिंग, दोनों में दो वाइंडिंग होता है, दो वाइंडिंग होता है। ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का नाम क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग। इन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग and secondary winding, but in induction motor winding is called stator winding and rotor winding. But in induction motor winding is called a stator winding and rotor winding, and रोटर वाइंडिंग। यानी कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है बताइए, स्टेटर वाइंडिंग, सॉरी प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, जबकि आपका इंडक्शन मोटर में क्या होता है, स्टेटर वाइंडिंग एंड रोटर वाइंडिंग। दूसरा इसमें सिमिलरिटी क्या है, दोनों आपका सिंगल एक्साइटेड है। ट्रांसफार्मर जो है ये भी सिंगल एक्साइटेड है और इंडक्शन मोटर ये भी सिंगल एक्साइटेड है। ट्रांसफार्मर में क्या सेकेंडरी में सप्लाई देते हैं, नहीं ना, प्राइमरी में सप्लाई देते हैं। सेकेंडरी में ऑटोमेटिक क्या होता है, ईएमएफ वगैरह इंड्यूस्ड हो जाता है। जबकि स्टेटर में क्या देते हैं, प्राइमरी में हम सप्लाई देते हैं तो रोटर में ऑटोमेटिक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। यानी कि दोनों जो है से सिंगल एक्साइटेड डिवाइस है, लेकिन एक्साइटेशन जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग में होता है, जबकि स्टेटर वाइंडिंग इसमें इंडक्शन मोटर का स्टेटर वाइंडिंग होता है। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग को सीधा सीधी ये मान लो ना, प्राइमरी वाइंडिंग को कंपेयर करना है हर जगह पर स्टेटर वाइंडिंग से, और सेकेंडरी वाइंडिंग को हर जगह कंपेयर करना है किससे, रोटर वाइंडिंग। आधा खेल खत्म। यानी कि जहाँ जहाँ प्राइमरी जान रहे हैं वहाँ पर स्टेटर वाइंडिंग का बात कर लेना है, जहाँ जहाँ सेकेंडरी जान रहे हैं वहाँ पर क्या बात कर लेना है, रोटर वाइंडिंग का। कहानी खत्म बस। अब देखिए इसमें क्या है, कि ये दोनों में क्या होता है, सिंगल एक्साइटेड डिवाइस है। बोथ मशीन आर सिंगल एक्साइटेड। क्या है, सिंगल एक्साइटेड। इन ट्रांसफार्मर excitation is given to primary winding, excitation
एक्साइटेशन इज गिवन टू कहाँ पर, प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग। लेकिन अगर हम इंडक्शन मोटर में बोले तो एक्साइटेशन कहाँ गिवन है, स्टेटर वाइंडिंग। बट इन इंडक्शन मोटर एक्साइटेशन इज गिवन टू स्टेटर वाइंडिंग, इसमें स्टेटर वाइंडिंग देते हैं। तीसरा सिमिलरिटी है, दोनों में तो फैराडे लॉ ही काम करता है। बोथ मशीन वर्क ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर में भी भाई ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, प्राइमरी में E1 E2, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है E1 E2, यानी कि दोनों बिना फैराडे लॉ का ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, यानी कि दोनों वर्क करता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोथ वर्क ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बोथ मशीन, यानी कि बोथ ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मोटर। तीसरा सिमिलरिटी है बोथ ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये दोनों जो है से फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। यहाँ तक होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है। पहला सिमिलरिटी जो है दोनों में दो को वाइंडिंग होता है। ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग को बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, जबकि इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग को बोलते हैं स्टेटर वाइंडिंग एंड रोटर वाइंडिंग। इस तरीके से दोनों मशीन में सिंगल एक्साइटेशन ही देते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर का एक्साइटेशन देते हैं किसमें, आपका प्राइमरी में, जबकि इंडक्शन मोटर का जो एक्साइटेशन देते हैं किसमें, स्टेटर में। ठीक है, अब हमारा दोनों मशीन जो वर्क करता है किस पे वर्क करता है बताइए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोनों जो वर्क कर रहा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। ये सिमिलरिटी हुआ, नोट डाउन कीजिए। बाकी अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस का भी बात कर लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, किसमें क्या डिफरेंसेस है बताइए। ये जो है आपका ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में क्या क्या डिफरेंसेस है, इसका हम लोग भी डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग इंडक्शन मोटर में। डिस्कशन जरूरी है क्योंकि उससे डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। इवन इफ ईएसी का क्वेश्चन आप देखिएगा, ईएसी में बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्टली रहेगा। ठीक है, समझे। और आपका नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना जरूरी है। पास तो कर ही जाइएगा, बीटेक में सब लोग पास कर जाता है आधभर नॉलेज यूनिवर्सिटी में, कोई फेल नहीं करता है। लेकिन नॉलेज लेना क्या है, बहुत जरूरी है। जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक कोई आगे काम नहीं देने वाला भाई। ठीक है, समझ रहे हैं। हमारा आप भी समझ रहे हैं कि अभी तक पास करते आ रहे हैं, चौथा सेमेस्टर तक कैसे एग्जाम हुआ क्या हुआ आप जान रहे हैं अच्छे तरीके से। लेकिन आगे जो है, जो भी थर्ड सेमेस्टर तक 4, 5, 6 से सब बचा हुआ है, इसको आपको अच्छे तरीके से करना है, नॉलेज लेके करना है। क्योंकि आगे गेट का एग्जाम दीजिएगा, ईएससी का एग्जाम दीजिएगा, तो बिना नॉलेज का कहाँ कुछ होने वाला है। और हम आपको 0 लेवल से हीरो लेवल तक बना देंगे आपको। ठीक है, तो हम सेमेस्टर के साथ साथ आपका बहुत सारा जेई हो गया, गेट हो गया, ईएससी हो गया, सारे कंसेप्ट को मैं लेकर के साथ में चल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मोटर। ठीक है, ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंसेस है, इसका 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो एक तरफ हम लोग बना देते हैं ट्रांसफार्मर को और दूसरा तरफ बना देते हैं इंडक्शन मोटर को बना देते हैं। ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर है कुछ इस तरीके से, इसका एक छोटा सा हम फिगर ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं, लंबा चौड़ा तो आप जान ही रहे हैं, छोटा सा एक फिगर ले लेते हैं। चलो, ये है से ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इस फिगर से हम लोग को कंक्लूजन निकालने में क्या होगा, आसानी होगा। फिगर से कंक्लूजन निकालने में हमारा आसानी होगा। इधर में लोड रहता है और इधर में क्या रहता है बताइए, सप्लाई देते हैं।
इंडक्शन मोटर का बात करेंगे तो इंडक्शन मोटर में भी आपका एक रोटर सेक्शन होगा, ये रोटर सेक्शन के अलावा एयर गैप होगा, एयर गैप के बाद क्या होगा बताइए, स्टेटर होगा, स्टेटर होगा, बीच में जो होगा से आपका एयर गैप होगा। एयर गैप नेसेसरी है, नहीं तो घूम ही नहीं पाएगा, रोटर घूम ही नहीं पाएगा, जब तक बीच में गैप नहीं रहेगा तब तक नहीं घूम पाएगा, इसलिए एयर गैप क्या है बताइए, बहुत ही जरूरी है, नहीं तो नहीं घूम पाएगा। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर में। सबसे पहला बात, इसका डिफिनीशन क्या है बताइए, ये पावर को ट्रांसफर करता है एक सर्किट से दूसरा सर्किट में, एक सर्किट से दूसरा सर्किट में क्या करता है बताइए, पावर को ट्रांसफर करता है, पावर को ट्रांसफर करता है, यानी कि पावर कन्वर्ट नहीं करता है, पावर का स्थानांतरण करता है, पावर को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह में। लेकिन ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको दोगे तो इसका शाफ्ट से आपका ये शाफ्ट घूमेगा, तो इससे मैकेनिकल वर्क आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि ट्रांसफार्मर जो है से आपका एनर्जी का कन्वर्सन नहीं करता है, लेकिन इंडक्शन मोटर में क्या होता है, एनर्जी का कन्वर्सन होता है। इन ट्रांसफार्मर नो एनर्जी कन्वर्सन अकर्स, इन ट्रांसफार्मर नो एनर्जी कन्वर्सन अकर्स, ठीक है। यानी बोथ इनपुट एंड आउटपुट आर इलेक्ट्रिकल, दैट इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट आर इलेक्ट्रिकल, इनपुट आर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इसमें क्या है बताइए, एनर्जी कन्वर्सन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपका गहन संबंध है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सब अलग अलग एनर्जी कन्वर्ट कर देता है। ये बोलता है दुनिया में आई है तो लब कर लो, थोड़ा सा जिल थोड़ा थोड़ा मर लो। चलो इसमें आते हैं, इंडक्शन मोटर क्या करता है बताइए, एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, या इट कन्वर्ट क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू किसमें, मैकेनिकल एनर्जी। या कि ये एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करता, लेकिन ये एनर्जी को कन्वर्ट करता है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, और क्या होता है बताइए, और हमारा और डिफरेंसेस आप खुद आप एनालाइज कीजिए, बताइए। इसमें जो है प्राइमरी वाइंडिंग को बोले ये भी स्टेशनरी है, सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टेशनरी है, घूमने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें छोटू, इसमें बात करें तो इसका स्टेटर वाइंडिंग तो स्टेशनरी रहेगा, लेकिन रोटर क्या होता है, घूमते रहता है, तो रोटर वाइंडिंग क्या होगा, रोटेटिंग होगा। इसमें क्या होगा, बोथ वाइंडिंग क्या होगा बताइए, स्टेशनरी होगा। इसमें जो होगा आपका बोथ वाइंडिंग आर स्टेशनरी, इसमें क्या होगा बताइए, बोथ वाइंडिंग आर स्टेशनरी, बोथ वाइंडिंग आर स्टेशनरी। लेकिन इसमें क्या होगा बताइए, एक स्टेटर वाइंडिंग क्या होगा, स्टेशनरी होगा, लेकिन रोटर वाइंडिंग क्या होगा, रोटेटिंग होगा इसमें। बट इसमें क्या होगा बताइए, स्टेटर वाइंडिंग जो होगा, स्टेटर वाइंडिंग आर स्टेशनरी, बट रोटर वाइंडिंग इज रोटेटिंग। रोटर वाइंडिंग कैसा होगा, रोटेटिंग होगा। अब देखिए इसमें देख लो, कंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ होगा। इसमें जैसे कि फ्लक्स ऐसे पास करेगा, यहाँ से ऐसे फ्लक्स आएगा, ये दोनों वाइंडिंग में लिंक करेगा, तो यहाँ बताओ कंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ होता है। लेकिन यहाँ स्टेटर से जब रोटर में फ्लक्स आएगा, स्टेटर से रोटर में फ्लक्स आएगा, तो यहाँ बीच में एयर गैप आ जाएगा, तो क्या होगा बताइए, डिसकंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ होगा। यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा बताइए, डिसकंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बताओ, कंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ। यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ। यहाँ क्या होगा बताइए, डिसकंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ। अब बताओ, यहाँ कोई एयर गैप नहीं है, यहाँ पर एयर गैप है,
तो एयर गैप आ जाएगा। तब कोई मटेरियल में फ्लक्स पास करना आसान है कि एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल में जाने में कुछ हवा में होकर पास करना आसान है, बताओ। तो यहाँ पर डिफिकल्ट होता है फ्लक्स को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में आने में, लेकिन यहाँ पर क्या है, इजिली आ जाता है। तो ये यहाँ रिलक्टेंस क्या होगा, मैग्नेटिक पाथ का कम होगा, यहाँ पर रिलक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है? यानी कि इट प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ फॉर फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इट प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ फॉर फ्लो ऑफ मैग्नेटिक पाथ। जबकि ए क्या प्रोवाइड करता है, ज़्यादा रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस के बारे में आप जानते होंगे, क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। इसी तरह से रिलक्टेंस फ्लो ऑफ फ्लक्स को अपोज करता है। करंट को अपोज करने वाला को रेजिस्टेंस, फ्लक्स को अपोज करने वाला को रिलक्टेंस। इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। दोनों का काम सेम है, विरोध करना। दोनों का काम क्या है बताइए, सेम है, विरोध करना है। ठीक है, बात समझे? अब देखिए हमारा ये जो है से इट प्रोवाइड हाई रिलक्टेंस पाथ फॉर फ्लो ऑफ फ्लक्स को पास करने के लिए ये क्या होता है, ज़्यादा रिलक्टेंस होता है। अगला पॉइंट अगर बात करेंगे तो यहाँ पर फ्लक्स को जनरेट करने के लिए मैग्नेटाइजेशन करंट जो होता है मात्र 4 से 5% फुल लोड करंट का होता है। लेकिन यहाँ मैग्नेटाइजेशन करंट जो होता है कितना होता है, 20 से 30% होता है, ड्यू टू द किसके कारण, एयर गैप। ये किसके कारण से ऐसा है, ड्यू टू एयर गैप। ये जो भी कारण है, रिलक्टेंस भी ज़्यादा हुआ किसके कारण, एयर गैप के कारण। यहाँ करंट कम रिक्वायर्ड हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ है। यहाँ क्या है, कंटिन्यूअस नहीं तो धक्का देना पड़ेगा, तो ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है बताइए, यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन करंट जो होता है, यहाँ पर जो है बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन करंट जिसको एक्साइटेशन करंट भी बोलेंगे। मैग्नेटाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन करंट बोलते हैं। मैग्नेटाइजेशन करंट इज 4 to 5% ऑफ किसका बताइए, फुल लोड करंट। फुल लोड करंट का क्या है, 4 to 5% है। लेकिन इसमें मैग्नेटाइजेशन करंट कितना होता है बताइए, 20 से 30% होता है। क्या होता है बताइए, 20 से 30% होता है। इसमें मैग्नेटाइजेशन करंट जो होता है इज 20 to 30% ऑफ फुल लोड करंट है। यानी कि यहाँ पर लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है। किसको भाई, तो इंडक्शन मोटर को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक आप सब बात समझ गए होंगे। जल्दी नोट डाउन कीजिए और आगे का डिफरेंसेस हम बात करते हैं। चलो, और डिफरेंसेस इसमें है, देखिए और डिफरेंसेस क्या है, ध्यान दीजिए और डिफरेंसेस क्या है। यहाँ पर जो है और आगे बात करेंगे, ये प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का फ्रीक्वेंसी जो होता है एक समान होता है। दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम होता है। बोथ प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग हैव सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बोथ प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग हैव सेम फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इसमें क्या होता है, स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बोथ स्टेटर वाइंडिंग एंड रोटर वाइंडिंग हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। यदि मान लिया जाए इफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी बराबर एफ है, देन रोटर फ्रीक्वेंसी जो होगा बराबर क्या होगा, एस एफ होगा। एस एफ क्या है, एस जहाँ पर क्या है, स्लिप है, जहाँ पर वेयर एस क्या है बताइए, स्लिप है,
वेयर एस बराबर स्लिप है, इसका फार्मूला जो होता है आगे चल के पढ़िएगा NS माइनस NR बटा NS। कैसे आया इसका प्रूफ भी बताएंगे कि फार्मूला आया बेसिकली कैसे है, ठीक है। तो ये रहा आपका डिफरेंसेस किस में, ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में, ठीक है। तो ये लेक्चर्स आप अच्छी तरीके से हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखो ये मशीन जो है से बिल्कुल कठिन नहीं है, कठिन इसलिए है कि आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन हम इसको इस तरीके से आपको समझा देंगे कि कभी मशीन आप बोलिएगा नहीं कि हार्ड है सर। मशीन आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है, और बिल्कुल ईजी तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, समझ करते हैं। लेकिन इसके पीछे खास वजह है, जैसे कि मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग तरीका है, क्योंकि मैं पढ़ाने को इंजॉय करता हूँ, मैं इसको काम नहीं समझता हूँ। अगर काम करेंगे तो बोरिंग लगेगा, तो इसको मैं वर्क नहीं समझता हूँ, इसको मैं एक एंजॉयमेंट समझता हूँ। तो मैं एंजॉय समझ के पढ़ाता हूँ, ठीक है, इसलिए हमको मज़ा आता है और कैसे समझाना है उस पर निर्भर करता है। अगर हम बहुत जानते हैं आपको दिमाग में सेट ही नहीं कर पाएंगे तो किस काम का। तो जितना जानते हैं आपका उतना दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। इस तरीके से आपको हम पढ़ाएंगे और बहुत मज़ा आएगा इसमें। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पेपर है आपका। पूरा मशीन जो है इंटरेस्टिंग है, चाहे डीसी पढ़िए, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन, सिंक्रोनस या बेसिक टॉपिक जो भी है, सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका मशीन में। तो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है, रीढ़ की हड्डी है। तो इसको बार बार हम बोल रहे हैं रीढ़ की हड्डी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, खास माइंड इंटरव्यू के लिए, आपका ESE के लिए, गेट के लिए, सेमेस्टर के लिए, सब के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। तो आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें। और एक और आपका छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल का लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें इस वीडियो को। ऐप के बारे में बताएं, जो भी बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप पर देख रहे हैं तो ऐप के बारे में भी दोस्तों को बताएं और बताएं कि कोर्स लॉन्च हो गया है। जो भी ऐप आपको, जो भी दोस्त लोग नहीं डाउनलोड किए हैं, सबसे डाउनलोड भी करवाएं, एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे। और बाकी हम लोग आगे करते रहेंगे इसी तरीके से, सारे सब्जेक्ट में हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाए, आगे के लिए भी क्या हो आपका अच्छा जाए, ठीक है। तो ऐप का लिंक को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। अगर यूट्यूब में होगा तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया जाएगा। और ऐसे ऐप पर आप देख रहे हैं तो ऐप का डायरेक्ट ही लिंक से शेयर कर दीजिए, कोर्स का लिंक शेयर कर दीजिए, ये छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो चलिए, और बाकी फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए एनर्जी, नए टॉपिक के साथ ऑफ इंडक्शन मशीन का नए टॉपिक के साथ। चलिए, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।